नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि हम क्लास 9 के एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और फोर्थ चैप्टर में हम मॉनसून ऑनसेट और विड्रॉल को स्टडी कर चुके थे। अभी हम इस लेक्चर में सीजन्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम समर और विंटर सीजन पढ़ेंगे, उसी के अगले पार्ट का। तो उसका ही अगला पार्ट जो है उसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। और फिर से ये जो है वो जो टॉपिक है ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नोट मेकिंग भी कराने वाला हूँ। तो अपने पेन और अपने जो नोट्स है उसको रेडी रखिएगा और मेरे साथ साथ आप नोट्स मेकिंग भी कीजिएगा। आखिरी तक इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि ये कंसेप्ट जो होते हैं एक से एक आपके कवर हो जाए। ये वीडियो देखने के पहले एक और चीज़ है, पिछले वीडियो जो है उसको आप देख लीजिएगा, वो पूरे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि ये जो वीडियो ये समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ ना जाए। चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी का जो प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब तक हम इस फोर्थ चैप्टर से, जो कि क्लाइमेट है, वहाँ से हम क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, ये तो देख ही लिए। उसके अलावा हमने मॉनसून भी देख लिया है। मॉनसून के साथ साथ यहाँ पे हमने क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देखे। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट भी देखे। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, हम कहेंगे प्रेशर एंड विंड्स देखा। अपर एंड सरफेस विंड्स, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हो गया, अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये पूरे टॉपिक्स जो हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। कोरियोलिस फोर्स हमने देख लिया, बहुत अच्छी तरह से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जेट स्ट्रीम्स हमने देख लिया है। हमने वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं देखा है, जबकि हमने इंडियन मानसून जो है उसे भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। हमने इंडियन मानसून में ये पूरे कंसेप्ट देख लिए ITCZ से लेके यहाँ फिर हम कहेंगे टिबेटियन प्लेट्यू जो इंटेंसली हीट होता है वो, या ITCZ क्या होता है ये अलग से कंसेप्ट भी है, या एनजो हो गया, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन जो है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी हमने पढ़ लिया है। एल नीनो क्या होता है, सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, ये भी पढ़ लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, मॉनसून कब आता है, कैसे आता है, और विड्रॉ कब होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। आज के हम जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द सीजन्स। आज हम सीजन्स को पढ़ेंगे। अलग अलग सीजन्स इंडिया में देखने मिलते हैं, ये सीजन्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत देखिए, द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स। अब आपको क्या बताना, आप इसी देश में रहते हो, आप खुद इंडिया में रहते हैं, हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, हमें तो ये पता ही है कि इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के कारण अलग अलग सीजन्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे अगर देखा गया तो वेदर कंडीशंस जो होती है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में तो चेंज होती है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है सीजन्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे वेदर की जो कंडीशंस होती है वो बदलते रहेगी। ये जो चेंजेस होते हैं पर्टिकुलरली आपको इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री में ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं ना, कोस्टल से ज़्यादा हम कहेंगे जो इंटीरियर पार्ट है उसमें ज़्यादातर ये आपको देखने मिलते हैं। कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा वेरिएशंस टेम्परेचर में नहीं देखने मिलते हैं, क्योंकि अगर देखा गया तो हम ये कहेंगे कि देखिए कोस्टल रीजन्स में आप सुबह के टाइम पे जितना टेम्परेचर या दोपहर के टाइम पे जितना टेम्परेचर देखोगे उसमें कुछ ही बहुत कम टेम्परेचर डिक्रीज होकर आपको रात के टाइम पे मिलेगा, बहुत कम है ना। हम कहेंगे कि आपको महसूस भी नहीं होगा ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, कोस्टल एरियाज में हम कहेंगे कि वेरिएशन टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन है, कभी रेनफॉल ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, ये सब रीजन्स हम पढ़ते भी है। कोस्टल एरिया में क्यों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जल्दी कम ज़्यादा नहीं होते हुए दिखता, क्योंकि कोस्टल रीजन में पानी है और पानी को ठंडे होने के लिए भी टाइम लगता है और गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है। जब उसको ठंडा और गर्म होने के लिए टाइम लग रहा है तो रात में जब सनरेज भी नहीं रहेगी, जब हीट भी नहीं होगा, तभी भी उसको ठंडा होने में तो टाइम लगेगा ही। तो टेम्परेचर एकदम रैपिडली चेंज तो होगा ही नहीं, ये तो हमें पता चलता है। तो अगर देखा गया तो हम लोग बचपन से सीजन्स देखते आ रहे हैं। तो हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपके एरिया में, आपके प्लेस में जहां आप रहते हो। देखिए सबके इंडिया में अलग अलग जगह पे सब रहते हैं, तो आपको कितने सीजन्स देखने मिलते हैं ना। अगर इसका आंसर देखा गया तो मेनली अगर ऐसा है कि 4 सीजन्स आपको देखने मिलते हैं इंडिया में। एक होता है कोल्ड वेदर सीजन, दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन, तीसरा होता है एडवांसिंग मानसून और चौथा होता है रिट्रीटिंग मानसून। ये हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं, तो अपने नोट्स में लिखना शुरू कीजिएगा ये 4 सीजन्स के नाम। तो हम कहेंगे कि इंडिया में आपको जनरली देखने मिलते हैं 4 सीजन्स, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सीजन्स, 4 में भी 4 मेन सीजन्स, 4 मेन सीजन्स वो भी हमें कहाँ देखने मिलते हैं, तो इन इंडिया, इन इंडिया ये लिखना ज़रूरी होगा अपने नोट्स में, इन इंडिया, क्योंकि अलग अलग जगह और भी ज़्यादा सीज़न हो सकते हैं। पहला जो सीज़न आपको देखने मिल, यानी अगर देखा गया तो एक कोल्ड वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर
सीजन। दूसरा जो आपको देखने मिलता है वो है हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन। तीसरा जो आपको देखने मिलेगा वो है एडवांसिंग मॉनसून, और चौथा जो आपको देखने मिलेगा वो रहेगा रिट्रीटिंग मॉनसून। एडवांसिंग यानी जब मॉनसून आता है, और रिट्रीटिंग यानी जब मॉनसून वापस जाता है। ये 4 सीजन्स आपको देखने मिलते हैं। आपने नोट्स में अपने ये 4 सीजन्स के नाम लिख लिए। तो चलिए आगे बढ़कर आगे जो जो और इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखने की कोशिश करते हैं। अब आगे अगर देखते हैं तो कोल्ड वेदर सीजन, यहाँ पे 4 सीजन्स के बारे में अब आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे कोल्ड वेदर सीजन को जो हम कहते हैं वो विंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, अभी पहले ही लिख लेते हैं इनके ब्रैकेट में, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। कोल्ड वेदर सीजन, देखिए हम ऐसा तो नहीं बोलते कि अभी कोल्ड वेदर सीजन चल रहा है, हम क्या बोलते हैं अभी विंटर चल रहा है, इसलिए हम इसका एक नाम लिख लेते हैं जिसको विंटर कहते हैं। हॉट वेदर सीजन को आप कहते हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है, वो है समर। तीसरा जो होता है एडवांसिंग मानसून को पता है आपको, हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम रेनी सीजन। उसके अलावा जो चौथा सीजन आपको देखने मिलता है जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, उसको कहा जाता है एक तो ट्रांजिशन सीजन, है ना, इसको ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। ज़्यादातर हम ये वर्ड यूज़ नहीं करते, बट ये वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ट्रांजिशन सीजन, ठीक है। ये रिट्रीटिंग मानसून को पोस्ट मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून भी कहा जाता है, या फिर इसे ट्रांजिशन सीजन भी कहा जाता है। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो चलिए जो पहला सीजन है उसके तरफ आते हैं, और उसके लिए कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ कलेक्ट कर लेते हैं फैक्ट्स की अगर बात करें, मैं आपको पहले ही बता दूं आज का जो लेक्चर है वो फैक्ट्स पे ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको नोट्स मेकिंग मेरे साथ साथ करा रहा हूँ। पहला जो सीज़न होता है वो है कोल्ड वेदर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न की अगर बात करें तो ये शुरू होता है मिड नवंबर से इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है जो आप अपने नोट्स में लिखते हो। दूसरा है कि दिसंबर और जनवरी जो होता है वो कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा है जो टेम्परेचर होता है वो साउथ से नॉर्थ तक आपको डिक्रीज होते हुए दिखता है, ठीक है। साउथ में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ। जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये एक और फैक्ट याद रखिएगा। और एवरेज टेम्परेचर जो होता है वैसे ही अगर देखा गया तो चेन्नई का ऑन ईस्टर्न कोस्ट वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वाइल इन नॉर्दर्न प्लेन अगर देखा गया तो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने मिलता है। यानी आपको देखने मिल रहा है चेन्नई जो कि साउथ में है, और अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो आपको टेम्परेचर कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आपके साथ अपनी मैप बुक आप लेके बैठे हैं, है ना, ये अच्छे से याद रखेगा। अगला है कि डेज जो है यानी जो दिन होते हैं वो ज़्यादा थोड़े से गर्म तो होंगे, आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ये बहुत ही नॉर्मल सी एक बात है कि दिन में आपको थोड़ा सा वार्मथ महसूस होता है तो नाइट में थोड़ा ठंडा लगता है। फॉस्ट जो होता है वो कॉमन आपको देखने मिलता है नॉर्थ में, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा बर्फ़ जैसा एक मौसम हो गया या फिर थोड़ा फ्रीजिंग वाला हो गया, वो आपको नॉर्थ में देखने मिलता है। एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयज़ में तो आपको स्नोफॉल भी देखने मिलता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड जो होती है जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉस्ट करके एक वर्ड आ गया, फ्रॉस्ट के बारे में भी बता देता हूँ, फ्रॉस्ट का आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। फ्रॉस्ट यानी हम कह सकते हैं कि वाइट आइस क्रिस्टल के थोड़े से डिपॉजिट हो, हम कह सकते हैं, या फिर हम टेम्परेचर जो बिलो हम कह सकते हैं कि बिलो 0 डिग्री हम कह सकते हैं, उसे भी फ्रॉस्ट कहा जाता है। जिसे ठंड कहते हैं हम, जहाँ पे हम हिंदी में इसे ठंड कहते हैं, ये आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपके कलेक्ट हो गए, तो चलिए फैक्ट्स लिखने की कोशिश करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो फैक्ट देखने मिल रहे हैं, हम यहाँ पे आते हैं कोल्ड वेदर सीजन, जिसे कहा जाता है विंटर। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा उसको फुल इसमें लिख सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिखूँ तो सबसे पहले टाइम अगर देखा गया तो ये कब से कब तक है, तो मिड नवंबर से, तो आपको ये देखने मिलेगा फरवरी तक। कहाँ पे, तो नॉर्थ में, ठीक है। तो नॉर्थ में ये ज़्यादातर आपको देखने मिलता है। अगर देखा गया तो दिसंबर और जनवरी जो होता है एंड जनवरी, ये कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं, कोल्डेस्ट मंथ्स। ये एक और फैक्ट है जो मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं। तीसरा आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू
नॉर्थ, दिस इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला हम देखेंगे कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो तो ठीक है, चेन्नई का क्या है क्या नहीं, वो तो एक बहुत ही एक फैक्चुअल चीज़ है बहुत ज़्यादा ही। तो हम कहेंगे कि डेज जो होते हैं आर वार्म, ये वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, सभी को ये चीज़ें पता हैं। अब एनसीईआरटी में लिखा है ये पॉइंट इसलिए हम लिख रहे हैं। नाइट्स आर कोल्ड, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगली अगर बात की जाए तो हम यहाँ तक की चीज़ें अभी तक इसमें लिख पढ़ चुके हैं। चलिए इसके आगे का कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी जब विंटर सीजन होता है तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है वो पूरे कंट्री में बहती है। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जब हमारे यहाँ पे, आपको जैसे कि पता है, एक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब हम यहाँ पे आते हैं विंटर सॉलिस्टिस में, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वो सीज़न है जब हमारे यहाँ पे ठंड चलती है। अब जब ठंड चलती है तो आपको पता है कि अब सनरेज जो होते हैं वो ज़्यादा पास में कहाँ आ रहे हैं, वो साउथ की ओर ज़्यादातर आपको देखने मिल रहे हैं, है ना। यानी हम कहेंगे कि अब नॉर्थ में क्या हो गया है, नॉर्थ में सनरेज कम है, सनरेज भी कम है। और आपको ये भी एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे ईस्टर्लीज की बात की थी, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस वक्त इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहती है। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कैसे बहती है आपको ये पता ही है, बिल्कुल ये अच्छे से पता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहाँ पे इंडिया से बहते हुए दिखेगी। अब इंडिया से ये ब्लो करती है, ये भी आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये सब कंसेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको हर चीज़ बता चुका हूँ। ITCZ कहाँ होता है, ये कैसे बहती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या होती है क्या नहीं, हर चीज़ मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट हमें बता दिया कि इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है पूरे इंडिया में बहती है। और ये जो विंड होती है दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, है ना। तो ये कैसे बहती है ये भी याद रखेगा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है वो लैंड से सी की तरफ बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कैसी बहेगी, तो लैंड से सी की तरफ। अब ये जो इंडिया का मैप है इसे मत देखिएगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ कि ये लैंड से सी की तरफ बहेगी। ओके, सो इस तरह से ये उल्टे बहेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए तो ये कैसी बहेगी, लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी, लैंड से सी, ये बहेगी, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है वो लैंड से सी की तरफ बहती हैं। ये कंसेप्ट के बाद आपको ये भी बता देता हूँ, हेंस इससे क्या होता है, जो ज़्यादातर पार्ट है कंट्री का, इट इज़ अ ड्राई सीजन। अब यहाँ पे वो ड्राई सीजन क्यों हो गया ये भी हम देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई विंड सी से लैंड की तरफ बहेगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, अपने साथ मॉइस्चर लेके आएगी। मॉइस्चर लेके आएगी तो यहाँ पे वो बादल बनेंगे और यहाँ पे रेनफॉल होगा। बट जब ये लैंड उल्टी, ये जो विंड्स है ये उल्टी बह रही है, विंड कैसी बह रही है, ये विंड बह रही है फ्रॉम लैंड टू सी। जब ये लैंड से निकल के सी की ओर जा रही है तो इसमें मॉइस्चर रहेगा क्या, खुद ही आप अपने से सवाल कर लीजिए। लैंड से मॉइस्चर कहाँ आएगा, तो इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बारिश नहीं बरसेगी, बारिश नहीं बरसेगी तो क्या हो जाएगा, हर देश में हर जगह क्या हो जाएगा, ड्राई सीजन हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट भी पता चल गया। इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा सी से लैंड की तरफ बहती है। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु की सिचुएशन देखिए, ये देखिए ये कहाँ से निकल रही है, यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा गया तो देखिए ये पूरी तरह से लैंड से ही निकल के आ रही है और सी की तरफ बह रही है। यहाँ तो कोई रेनफॉल नहीं होगा, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये एक देख लीजिए, यहाँ पे 1 दिसंबर को ये देखिए ये बह रही है, ये निकली कहाँ से, ये ईस्टर्ली। अब यहाँ पे हम कहेंगे ऊपर से अगर ये आ रही है और नीचे की तरफ अगर ये जा रही है तो यहाँ पे सी से निकल रही है, फिर ये लैंड पे आ रही है, लैंड के बाद फिर से सी पे जा रही है। बट सी से आएगी तो ये मॉइस्चर तो अपने साथ लेके आएगी ही ना, तो मॉइस्चर के जब अपने साथ लेके आएगी तो यहाँ पे बादल बनेंगे और यहाँ पे तो बारिश बरसेगा ही। इसीलिए यहाँ पे विंटर में भी आपको बारिश देखने मिलती है। ये एक आपको और चीज़ पता चल गई, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है कि इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में, अब वहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा है। ठंड होने के कारण क्या बनेगा, वहाँ हाई प्रेशर रीजन बनेगा। और विंड कैसे बहती है, विंड बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
अब यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बनेगा पूरा हाई प्रेशर बना हुआ है नॉर्थ में। अब हाई प्रेशर जब यहाँ पे बनेगा, हाई प्रेशर बनने के पीछे का कारण भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण यहाँ बन गया हाई प्रेशर। विंड कैसे, अब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे थोड़ा सा लो प्रेशर, इसके कंपेरिजन में यहाँ लो प्रेशर तो रहेगा ही। पानी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे गर्म रहेगा, तो हम कहेंगे कि एज कंपेयर टू दिस रीजन बोल रहा हूँ, नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ थोड़ा सा गर्म रहेगा। चलिए यही चीज़ याद रख लीजिए। तो यहाँ से विंड बहना शुरू होगी इस तरफ, विंड बहना शुरू होगी इस तरफ, है ना, क्योंकि विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ठीक है, तो ऊपर विंड जो होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड बहेगी, बाहर बहेगी। ठीक है, अंदर नहीं आएगी विंड, विंड हमेशा बाहर बहेगी, क्योंकि ऊपर कैसा बन चुका है, ऊपर हाई प्रेशर एरिया बन चुका है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाला फॉर्मूला आपको पता ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ these winds blow through Ganga Valley and from the west and north west। अब यहाँ पे आपको पता है कि रिलीफ यानी हम कहेंगे यहाँ पे जो भी माउंटेन है उस कारण ये टर्न ले लेती है। टर्न लेने के कारण हम क्या कहेंगे, ये गंगा वैली के ऊपर से बहना शुरू हो जाती है। अब जब ये गंगा वैली के ऊपर से बहेगी तो वेदर जो होता है वहाँ पे हम कहेंगे नॉर्मली तो क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, और यहाँ पे वेरिएबल विंड्स भी चलती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो कुछ है नहीं। अब मॉइस्चर नहीं है तो ये सब तो रहेगा ही। तो हमने क्या देखा कि इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, ये जितनी भी विंड्स है, क्योंकि देखिए ये तो ऊपर से आ रही है भाई, पहाड़ के तरफ से आ रही है, और ये तो काफ़ी ठंडी है। ठंडी होने के कारण ये विंड जो होगी ये गंगा के वैली में से बहेगी भी फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, वेस्ट से बहेगी, नॉर्थ वेस्ट पे बहेगी। और अगर देखा गया तो वेदर जो होता है नॉर्मली वहाँ क्लियर स्काई होगा, क्योंकि ये लैंड से ही तो निकले, तो मॉइस्चर तो इसके पास है ही नहीं। टेम्परेचर जो होगा वो ठंडी विंड है तो लो टेम्परेचर ही बनेगा, और ह्यूमिडिटी कहाँ से रहेगी जब उसमें हम कहेंगे कि मॉइस्चर ही नहीं है। तो यही पे है कि ये सब विंड आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो यहाँ पे एक और आपके जो कुछ कंसेप्ट, जो कुछ फैक्ट्स थे कंसेप्ट के साथ, वो मैंने क्लियर कर दिए। तो अब चलिए ये जो हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़े, इसमें हमें सबसे पहले कुछ नोट्स मिलते हैं क्या, ये देख लेते हैं। कुछ नोट्स मिलते हैं तो उसे लिख लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा समझने जैसा पार्ट है, वहाँ पे भी हम अभी जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि इस वक्त जो कंट्री, हमारे जो देश है, उसमें कौन सी विंड बहती है। तो हम कहेंगे जो विंड बहती है उसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिखता हूँ। आपको स्टेटमेंट्स अगर लिखना है तो आप पूरे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप पूरे सेंटेंस भी लिख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स पूरे कंट्री में इस वक्त बहती हैं। ये होने के बाद हमें एक और कंसेप्ट जो मिला वो ये था कि जो विंड होती है इस टाइम पे वो कैसी बहती हैं, वो बहती है लैंड टू सी। क्यों, आपको पता ही है, क्योंकि लैंड जो है यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, ठंडी है, और सी की तरफ लो प्रेशर है, तो इस तरह से ये इधर बहती है। इसीलिए फिर क्या होगा कि ड्राई सीजन होगा, है ना। ये चीज़ें आप देख भी चुके हो, क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये होने के बाद जब हम आगे आते हैं तो थोड़ा सा रेनफॉल आपको तमिलनाडु पे देखने मिलता है। इस सीज़न में आपको रेनफॉल तमिलनाडु पे देखने मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड होती है वो सी से लैंड की तरफ बहती है। ठीक है, क्योंकि वो उसका आपने देखा डायरेक्शन, मैं आपको वो भी बता चुका, और पिछले कुछ लेक्चर से हम ये चीज़ें पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पता चल जाता है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो और आगे के जो पैराग्राफ था उसमें जो हमें कंसेप्ट देखने मिलता है, तो नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, नॉर्दर्न पार्ट में बन जाता है हम कहेंगे हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन। ये भी एक चीज़ आपने लिख ली। और हम कहेंगे कि विंड जो होती है वो कैसी बहती है, विंड्स इस कारण क्या होती है, विंड कैसी बहती है, तो आउटवर्ड बहती है, विंड बाहर बहती है। हाई प्रेशर बहने के कारण, हाई प्रेशर बनेगा तो विंड बाहर की तरफ बहेगी। ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, और ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो विंड आउटवर्ड बहती है। यहाँ तक की चीज़ें आपको पता चली थी पिछला जो हमने देखा था, जो हमारा पैराग्राफ था उसमें। चलिए अब आगे आते हैं, आगे वाला जो कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपने पिछला लेक्चर देखा होना चाहिए, ये चीज़ अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ मैप पे। आगे जाने से पहले मैप पे आपको ये बता दूँ कि आपको ये बिल्कुल पता है कि ये जो विंड बह के आ रही है इसे वेस्टर्ली कहा जाता है।
वेस्टर्ली। अब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो बहती है, आपको पता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जनवरी मंथ के आसपास, दिसंबर के आसपास ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती है। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो बह रही है ये इंडिया से होते हुए तो जरूर जा रही है, बट हम कहेंगे कि ये आ कहाँ से रही है और हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मेडिटेरेनियन सी से ये ओरिजिनेट यानी वहाँ से एक तरह से निकलती है, वहाँ से ही पास होके आती है। तो इंडिया में आपको पता है, हमारे अर्थ पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो होती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती है। जेट स्ट्रीम थोड़ी हाइट पे होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है, सब चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जेट स्ट्रीम बह रही है, ये जेट स्ट्रीम तो हाई ऑल्टीट्यूड पे बहती है, बट अपने साथ क्या लेके आ रही है, ये जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली है तो मेडिटेरेनियन सी से आ रही है। मेडिटेरेनियन सी से आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, यस आप बिल्कुल बराबर कह रहे हो। और हमने एक और कंसेप्ट देखा था कि साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का, तो यहाँ से ये सब चीज़ें लेके आती है, ये मॉइस्चर जैसी चीज़ें। अब ये लेने के कारण क्या होगा, जब ये इंडिया में बहते आएगी तो इस कारण हम कहेंगे कि विंटर रेन्स आपको प्लेन्स पे और स्नोफॉल आपको माउंटेन्स पे देखने मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे होगा। चलिए, तो एनसीईआरटी में जैसे कि लिखा है वो देख भी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया फिर से कंसेप्ट जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर नॉर्दर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। मैंने आपको बताया वेस्ट से निकल के आ रहे हैं और नॉर्थ वेस्ट से निकल के आ रही है कुछ वेस्टर्लीज। और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस में आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। देखिए, हम पिछले कुछ लेक्चर्स में जो पढ़े थे टॉपिक वो यहाँ पे, तो पिछला लेक्चर जो उसकी लिंक, पिछले कुछ लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो यहाँ तक हमें पहुँचते हुए दिख रहे हैं वेस्टर्ली। तो वेस्टर्ली में हम कहेंगे कि वेस्ट से जो हम आ रही है विंड, अब वो क्या कर रही है कि ये दिस लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया में बन गया है, वो इंडिया की तरफ मूव करने लगता है। जब इंडिया की तरफ वो मूव करेगा, ये जितने भी मॉइस्चर के साथ वाले विंड है ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के कारण देखिए लो प्रेशर बनने के कारण क्या होगा उस रीजन में, सपोज ऐसा, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा, मेडिटेरेनियन सी पे लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, वो ऊपर उठती है। ठीक है, जो विंड होती है वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठेगी तो वेस्टर्ली के साथ जाके मिल जाएगी और वेस्टर्ली के साथ वो इंडिया में मूव करने लगेगी। और ये जो है ये वेस्टर्ली फ्लो में अगर आ जाती है तो आपको पता है यहाँ पे ये रेनफॉल ला सकते हैं, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से निकल रही है और मॉइस्चर इसमें है। तो ये होने के कारण प्लेन्स में रेनफॉल होगा और माउंटेन्स में स्नोफॉल होगा। तो माउंटेन में स्नोफॉल होने का रीज़न यही है कि भाई वो जो जेट स्ट्रीम हो रही है वो बह रही है, अदरवाइज तो हमें वहाँ पे देखने भी नहीं मिला रहता, हम कहेंगे रेनफॉल या फिर स्नोफॉल। ऑल दो टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल जो होता है उसे महावत कहा जाता है, इज स्मॉल, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ विंटर में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा, विंटर रेनफॉल वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा है, तो उसको वो ये यहाँ पे लोकली उसको महावत कहा जाता है। और अगर देखा गया तो दे आर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल होने वाला है तो रबी क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए तो 2 बार रेनफॉल आने के कारण हम 2 बार अपनी क्रॉप्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे रबी क्रॉप्स लिए जा सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है इन जो भी हम कहेंगे रेनफॉल उसकी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि रेनफॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ये वेस्टर्ली बह के आ रही है। ये कंसेप्ट वेस्टर्ली वाला पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। आगे अगर देखा गया तो पेनिनसुलर रीजन जो होता है डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, है ना। तो पेनिनसुला में हम कहेंगे यानी इंडिया का वो पार्ट जहाँ पे तीनों तरफ समुंदर है, यानी हम कहेंगे तीनों तरफ पानी है, वहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हम कहेंगे वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं देखने मिलता है। नॉर्थ में तो आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। देयर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि देखा गया तो सी के आसपास का रीजन है। और समुंदर को मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो सी होते हैं उसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, गर्म, दिन भर की सनरेज के कारण वो गर्म हो जाता है, फिर रात में उसे ठंडा होने को टाइम लग जाता है, सुबह उठने के बाद फिर से सन निकल जाता है, फिर से वो ठंडा होने के लिए वो टाइम लेता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे उतने वेरिएशंस आपको देखने नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। लैंड जो है वो ठंडी भी जल्दी होगी और गर्म भी जल्दी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है। तो चलिए, जो आखिरी वाला जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उससे हमें और भी कुछ नोट्स मिलते हैं क्या, ये देख लेते हैं। तो हमने जैसे कि आगे देखा था कि यहाँ पे कोल्ड वेदर जो होता है, यानी हमने देखा कि जो कोल्ड वेदर है जो नॉर्दर्न प्लेन में देखने मिल रहा है वहाँ पे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड वेदर और ये कैसे होते हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। कोल्ड वेदर नॉर्दर्न पार्ट में जो आपको देखने मिलता है वहाँ पे क्या होता है, साइक्लोनिक
डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं इसके कारण, यानी हम कहेंगे कि किसके साथ आते हैं, और यहाँ से क्या बहती है, यहाँ से बहती है वेस्टर्ली, वेस्टर्ली बहती है। वेस्टर्ली जो होती है हमने ये भी देख लिया, वेस्टर्ली जो आएगी वो आ रही है वेस्ट से, वेस्ट से आ रही है तो वो क्या लेके आ रही है अपने साथ, मॉइस्चर लेके आती है, मॉइस्चर। और मॉइस्चर कहाँ से लेके आती है, अगर लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके आती है। इस कारण आपको यहाँ पे प्लेन्स में रेनफॉल, और हम कहेंगे प्लेन्स में रेनफॉल, और जो हिल्स है वहाँ पे स्नोफॉल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ नोट्स जो हमें मिलते हैं कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर से। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप अगले पेज पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ क्योंकि अभी स्लाइड को टर्न नहीं करता हूँ, पहले आपको लिखा के दे देता हूँ। एक और चीज़, ये जो होते हैं ना विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल को हम कहेंगे, क्या कहते हैं, लोकली उसको कहते हैं, विंटर रेनफॉल को कहा जाता है महावत, इसको कहा जाता है महावत। ये एक याद रखिएगा, विंटर रेनफॉल को महावत कहा जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर किस क्रॉप के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ें होती है विंटर में, रबी क्रॉप्स लिए जा सकते हैं। चलिए उसके बाद का सीज़न जो होता है उसको देखते हैं, दैट इज़ हॉट वेदर सीज़न। तो अभी हमारा जो अगला जो सीज़न है वो है हॉट वेदर सीज़न। यहाँ तक की चीज़ें हम यहाँ कवर कर चुके हैं कोल्ड वेदर सीज़न को। अगला सीज़न होता है हॉट वेदर सीज़न, जिसे समर कहा जाता है। सबसे पहले समर कैसे आता है, ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ दी सन। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं। धीरे धीरे सन क्या होता है कि वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के कारण जो भी बेल्ट था हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब आप देखोगे कि ये अब क्या हो रहा है, आगे आगे आपको देखने मिलता है कि जो सन होता है वो इस तरह से आने मिलता है। अब नॉर्थ में हम कहेंगे कि क्या हो गया है, मार्च से मई के बीच में, तो यहाँ से पकड़ लीजिए मार्च से मई में जाने तक। अब यहाँ से जब सन, यहाँ से जब अर्थ ट्रैवल कर रही थी, अर्थ का डायरेक्शन आपको एंगल और मैं सब बता चुका हूँ, तो यहाँ पे अब अर्थ के एंगल के कारण अब डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ पे। नॉर्थ पे जब डायरेक्ट सनलाइट आएगा तो लो प्रेशर कहाँ बनेगा ज़्यादा, हम कहेंगे नॉर्थ पे। नॉर्थ पे लो प्रेशर बनेगा तो नॉर्थ में अभी गर्मी ज़्यादा रहेगी, इसलिए लो प्रेशर बनेगा। तो हम कहेंगे कि एज सच फ्रॉम मार्च टू में आपको ये देखने मिलता है इट इज़ हॉट वेदर सीजन, है ना। तो ये होता है हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स टेकन ड्यूरिंग मार्च टू मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स, है ना। ये चीज़ें हम देख ही चुके हैं। अब क्या होता है कि मार्च से मई के बीच में आपको गर्मी जो होती है ये महसूस हो रही है, आपको ये जो बेल्ट होता है ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा सनरेज आएगी वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बना हुआ है, हमने पहले भी ये डिस्कशन कर लिए हैं कि एक्सक्यूज मी, कि जहाँ लो प्रेशर बनता है वो डायरेक्शन के चलते चेंज होता है ना। तो हम कहेंगे जब नॉर्थवर्ड चले जाता है सन तो क्या होगा कि नॉर्थ में ज़्यादा, देखिए सन तो अपने जगह से जाता नहीं, ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ। जब ये नॉर्थ पे आएगा तो नॉर्थ पे ज़्यादा सनरेज आने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये पढ़ने के बाद आप आते हो इन मार्च, हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस आपको देखने मिलता है डेक्कन प्लेट्यू में। हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। कब की बात, मार्च की बात कर रहे हैं। अप्रैल की बात करें तो जो टेम्परेचर है गुजरात और मध्य प्रदेश के वो अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस आपको देखने मिलता है। देखिए कितने ज़्यादा हैं। मई में अगर देखा गया तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। पेनिनसुलर इंडिया में देखा गया तो फिर आपको ये पता है कि टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन। वहाँ पे ओशन ज़्यादा है तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आपको पता है ओशन जल्दी ठंडे नहीं होंगे और जल्दी गर्म भी नहीं होंगे, सब कुछ मॉडरेट चलते रहता है वहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे ये सब आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये आपको देखने मिलेगा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे के पैराग्राफ में आपको देखने मिलता है कि समर मंथ्स जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर जो होता है वो गिरेगा ही नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। तो और वहाँ पे आपको देखने मिलता है कि एयर प्रेशर जो होता है वो गिरता है। एयर प्रेशर जो होता है वो फॉलिंग, उसमें फॉल होते हुए आपको दिखता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। अगर देखा गया तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई,
मई तक देखा गया तो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है रीजन में। लो प्रेशर एरिया, जितना ज़्यादा सनरेज आएंगे, जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उतना लो प्रेशर एरिया बनते जाएगा। लो प्रेशर एरिया जो होगा वो थार डेजर्ट से आपको देखने मिलता है नॉर्थ वेस्ट में पटना तक, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट तक। तो सर्कुलेशन जो है एयर की वो तो अब शुरू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगेन्स टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ। अब यहाँ पे एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा क्योंकि लो प्रेशर बन चुका है। लो प्रेशर बना है तो आपने देखा है कि यहाँ पे भी अर्थ पे भी आप जब लो प्रेशर देख रहे हैं पहले से ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंड लो प्रेशर की तरफ बहती है हाई प्रेशर से। तो विंड का सर्कुलेशन यहाँ पे शुरू तो हो ही जाएगा क्योंकि ये बहेगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर से आएगी, फिर से बहेगी, फिर से आएगी। ये सब जो चलेगा ना, ये सर्कुलेशन अर्थ के ऊपर देखते हो आपको मिलेगा ही। जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ ये सब चीज़ें तो होगी ही, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ें अब देख लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 पैराग्राफ जो देखे, चलिए इसके नोट्स से हमें कुछ मिलता है क्या वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो लिख रहे हैं वो हमारा हेडिंग यहाँ पे होगा, वो होगा हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन को हम समर कहते हैं। समर से रिलेटेड जो भी हमारे पास फैक्ट्स है वो हमें अब तक जो मिले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले समर में क्या होता है, तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट आपको देखने मिलता है। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन ये आपको देखने मिलेगा सबसे पहले। और ये कहाँ पे आपको देखने मिलता है ये सीजन सबसे ज़्यादा, तो मार्च से लेके तो मई के बीच का ये सीजन है। ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया में। और आपने एक और चीज़ देखी है कि हमने सबसे पहले कुछ टेम्परेचर्स देखे थे, कहाँ पे कितना है क्या नहीं, वो सब चीज़ें तो हम देखते ही हैं। वो तो कुछ उतना लिखने जैसी कोई चीज़ नहीं है क्योंकि आपको टेम्परेचर जो होते हैं वो जब का तब आपको याद रखना बहुत अच्छा होता है। जैसे करंट अफेयर्स में आपको कुछ कहीं का टेम्परेचर अचानक से बढ़ते हुए दिखा तो वो लिखना ज़रूरी है। तो फिलहाल ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने जैसी है, लिखने जैसी है। बाकी हमने यहाँ पे देखा ही था, मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री होता है, वही अप्रैल में 42 होता है, मई में 45 होता है। तो ये लिखना है तो ये बिल्कुल आप लिख सकते हो। जबकि आप देख सकते हो कि पेनिनसुला में आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। चलिए तो लिख ही लेते हैं ना, क्यों हम रुके। चलिए तो लिख ही लेते हैं एक टेम्परेचर वाइज। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेक्कन प्लेट्यू की उन्होंने बात की है। तो मार्च में हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है, या हाईएस्ट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वो अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। धीरे धीरे अगर हम आगे जाते हैं तो यही टेम्परेचर फिर हम जब तक पहुँचते हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में ये टेम्परेचर हो जाता है 42 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं मई में तो ये टेम्परेचर हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे टेम्परेचर आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी लिख लेते हैं कि कोस्टल एरिया जो होता है ना, कोस्टल या फिर हम कहेंगे कि जो पेनिनसुला है, इंडिया का पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है। टेम्परेचर में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस देखने नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ द ओशंस या फिर सी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने मिलता है जो समर मंथ्स होते हैं, एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि समर मंथ्स में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइजिंग, एंड हम कहेंगे फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर, फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर गिरता है और टेम्परेचर बढ़ता है। ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखी। पर यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई, टूवर्ड्स द, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई क्या हो गया है, लो प्रेशर रीजन डेवलप्स, है ना। तो ये एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिलती है, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें अब तक हमने नोट्स में लिख ली है, ठीक है। आपको अच्छे से ये चीज़ें नोट डाउन करते रहना और आपको पता है कि सर्कुलेशन ऑफ एयर यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, स्ट्राइकिंग फीचर क्या होता है हॉट वेदर सीजन का, वो है लू। लू जो होता है, लू कैसी होती है, बहुत गर्म हवा होती है, उसको लू कहते हैं। एयर सर्कुलेशन बढ़ गया है तो गर्म हवा यहाँ से वहाँ बहना शुरू कर देगी। लू जो होती है वो स्ट्रांग होती है, गस्टी होती है, हॉट होती है, ड्राई विंड होती है, जो दिन के समय बहती है पूरे नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहती है। तो आपको क्या देखने मिलता है कि जो लू होती है बहुत स्ट्रांग, बहुत ही गर्म होती है और पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको वो देखने मिलती है। उसके अलावा
कभी कभी अगर देखा गया तो समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। ये आपने एक्सपीरियंस तो किया होगा, अगर आखिरकार हम सब इंडिया में रहते हैं, हमें तो ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये कितना हाल होता है हमारा जब हम लू के समय होते हैं। तो कभी कभी हमें ये देखने मिलता है कि ये इवनिंग में भी कंटिन्यू होती है, लेट इवनिंग तक चलती है। डायरेक्ट एक्सपोजर अगर हो गया इन विंड का तो बहुत बुरा हाल हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि आप बीमार पड़ सकते हो, आपको धूप लगती है, लू लगती है जिसे कहते हैं वो। डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं, है ना, डस्ट इसमें आपको देखने मिलते हैं। ये बहुत कॉमन है इन मंथ ऑफ मे, नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने मिलते हैं। क्योंकि स्टॉर्म्स तो होंगे भाई, एयर सर्कुलेशन बहुत फास्ट चल रहा है, लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो गया है, वहां पे विंड हर तरह से बहते हुए आ रही है। लो प्रेशर में इनवर्ड आती है विंड, क्या होती है अपने आप अंदर खींचता है लो प्रेशर एरिया। जब लो प्रेशर एरिया विंड को खींच रहा है अपने तरफ, तो यहाँ पे फिर आप देखोगे कि स्टॉर्म, आंधी आंधी तो आएगी, आंधी आएगी, उसके साथ डस्ट रहेगा, डस्ट रहेगा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलते हैं। और जो स्टॉर्म्स होता है यहाँ पे हम कहेंगे टेम्पररी रिलीफ भी मिलता है एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, है ना। तो यहाँ पे डस्ट थी, उस कारण बादल बनेंगे। बादल बनने के कारण क्या होता है, देखिए बादल बनने के कारण क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है जब भी कहीं डस्ट के भी बादल बन गए तो फिर सनरेज जो होती है, सनरेज आपको डायरेक्टली बादल के कारण अंदर नहीं आ पाएगी। सनरेज जो होती है वो बादल को पार नहीं कर पाएगी, इस कारण सनरेज नीचे नहीं आएगी। नीचे नहीं आएगी तो सनरेज नहीं आने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो लो टेम्परेचर देखने मिलेगा। कभी कभी यहाँ पे ये जो भी बादल बने इस कारण आपको देखने मिल सकते हैं वो है हम कहेंगे बारिश भी। कभी कभी इस कारण रेनफॉल भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो कभी कभी आपको पता है कि धूप में भी बारिश आना, यानी समर में भी बारिश आती है, ये सब रीजन है उसके पीछे। ठीक है, तो एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, थोड़ी ठंडी हवा मिल सकती है। ये जो सीजन होता है, दिस इज ऑल्सो द सीजन ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म, है ना। यहाँ पे बहुत बिजलियाँ चलना, ये सब यहाँ पे आपको देखने मिलता है, और वॉयलेंट विंड्स चलती हैं। उसके अलावा हम कहेंगे टोरेंशियल डाउनपोर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे रेनफॉल्स आपको देखने मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको कभी कभी बर्फ, यानी जो ये होते हैं ना हेल, आपको पता होगा वो बर्फ के छोटे छोटे गोले होते हैं वो यहाँ पे गिरते हैं, वो भी देखने मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में ये जो स्टॉर्म्स होते हैं इनको काल बैसाखी कहा जाता है, ये भी चीज़ हमें याद रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल रही है। सो इस तरह के ये ओले होते हैं जो आपको देखने मिलते हैं। तो ये ओले आपने देखे होंगे, सबने एक्सपीरियंस किया, इंडिया में हम लोग ये सब चीज़ें तो देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे यहाँ पे देखने मिला कि थंडर स्टॉर्म्स है, वॉयलेंट विंड्स है, यहाँ पे डाउनपोर्स है, यानी बारिश चल रही है, टोरेंशियल, या फिर हम कहेंगे हेल्स है, जो आपको मैंने अभी हेल दिखा है वो वही जो थे वो ओले। तो उसके अलावा हम कहेंगे इसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, ये जो बारिश आती है उसको। अब जब हम कहेंगे जब समर सीजन जब खत्म होने को आता है तो प्री मॉनसून शावर्स आते हैं, क्योंकि विंड जो होती है फिर वो सी से हम कहेंगे कि यहाँ जो बह रही थी सी से कहाँ पे बहती है, तो लैंड की तरफ बहती है, तो केरला और ये साइड पे आपको देखने मिल जाते हैं, वो रहेंगे हम कहेंगे कि उसे प्री मानसून। तो विंड ऐसे बहना जब शुरू हो जाएगी तो केरला, कर्नाटक, यहाँ पे कुछ आपको बारिश देखने मिलती है कुछ रीजन्स में, क्योंकि यहाँ पे जो विंड बहती हुई आएगी, विंड अपने साथ क्या लाएगी, मॉइस्चर लाएगी, तो यहाँ पे बारिश होगी, मानसून वाली नहीं बट प्री मानसून। मानसून अभी शुरू होने के, मानसून विंड बहने के पहले ये जो शुरू हो जाती है वो। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इन सीजन्स में मैंगो लगाते हैं, तो इसीलिए इसको केरला और कर्नाटक में हम कहेंगे कि राइपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए इनको मैंगो शावर्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैंगो के लिए यूजफुल होने के कारण ये होते हैं मैंगो शावर्स जो आपको देखने मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं रिलेटेड टू हम कहेंगे मॉनसून सीजन, सॉरी रिलेटेड टू समर सीजन, दैट इज हॉट वेदर सीजन। तो एक और सीज़न हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो अब हमारे 2 सीज़न यहाँ पे कवर हो चुके हैं। एक सीज़न जो था वो था हमारा मॉनसून, एक सीज़न जो था वो था हमारा विंटर सीज़न, और एक सीज़न जो था वो था हमारा समर सीज़न। तो ये थोड़ा सा हम कहेंगे कि फैक्ट्स ज़्यादा थे, तो चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा है वहाँ से क्या क्या फैक्ट्स मिलते हैं ये भी हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और हमें जो चीज़ देखने मिलती है वो है लू। हॉट वेदर सीजन में सबसे मेन यहाँ पे आपको देखने मिलता है लू। लू क्या है, वैसे वहाँ पे दिया था स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स, है ना। तो हम लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो आपको, तो स्ट्रॉन्ग है, गस्टी है, हॉट है, ड्राई है, और वो विंड है एक तरह के, तो इसको लू कहा जाता है। तो ये आपको देखने मिलता है, जो कि कहाँ बहती है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में आपको बहते हुए ये दिखती है।
तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है, ये भी हमने देखा। तो कभी कभी यहाँ पे अगर देखा गया तो ये जो स्टॉर्म्स इसके साथ क्या होती है, तो स्टॉर्म्स भी यहाँ पे बहती हैं, यानी हम कहेंगे डस्ट स्टॉर्म भी यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो डस्ट स्टॉर्म्स के कारण क्या होता है, डस्ट के कारण टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा लो हो जाता है, जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। और कभी कभी इस कारण हम कहेंगे कि आपको रेनफॉल भी देखने मिलती है। तो इस कारण रेन, कूल ब्रीज, ठंडी हवा, ये भी आपको देखने मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे बहुत कॉमनली आपको देखने मिलती है जो हमने कहा। और ये जो चीज़ें होती हैं इसके साथ कभी कभी क्या होता है, तो यहाँ पे होता है थंडरस्टॉर्म्स, कभी कभी थंडरस्टॉर्म्स, या फिर हम कहेंगे कि उसके अलावा कुछ वॉयलेंट विंड्स, बहुत वॉयलेंट विंड्स बहती हैं। वॉयलेंट विंड्स के अलावा हम कहेंगे कि टोरेंशियल डाउनपोर्स, यानी टोरेंशियल रेनफॉल जिसे कह सकते हैं हम, या फिर हम कहेंगे कि हेल, ये सब होते हैं, यानी वही ओले। तो इन सब को क्या कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, काल बैसाखी। काल बैसाखी, ये चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। ये कुछ चीज़ें हमें आज के लेक्चर में पता चलती हैं। उसके अलावा और भी फैक्ट है जो मैं यहाँ पे थोड़े से लिख देता हूँ, आप उसको अगले पेज पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको आगे नहीं करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ प्री मॉनसून शॉवर्स, प्री मॉनसून शॉवर्स। और ये प्री मॉनसून शॉवर्स कहाँ देखने मिलते हैं आपको, केरला एंड कर्नाटका। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स, ठीक है। मैंगो शावर्स किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपके नोट मेकिंग भी हो चुकी है। आज आपने 2 सीज़न पढ़े हैं, कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन्स। ये 2 सीजन्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगला जो लेक्चर है उसमें हम ये जो चैप्टर है इसको पूरा ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें थोड़ी सी चीज़ें बची है। 4th चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगता है, आप देख रहे हैं कि ड्यूरेशन काफ़ी अच्छा है वीडियोज़ का, जबकि हमें बहुत सारी चीज़ें इतने में भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत एक एक चीज़ एक एक लाइन पढ़ते हुए जाना होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है हमारे लिए, बट हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। 4th चैप्टर को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।